भाई सरकार नहीं आएगी तो क्या समाज को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं, सरकार नहीं है तो सड़कों पर लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे, और जिस दिन सरकार आएगी मैं गारंटी से कहता हूं थाने का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा मेरे लोगों। मेरी बात का मैं जनरल बातें कर रहा हूं, आज पॉलिटिकल बातें नहीं, जनरल बातें। तो हमारे कार्यकर्ताओं को जब हम संगठन की वो ले रहे थे, जैसे आपके संगठन की आप लेते होंगे मीटिंग, समीक्षा कर रहे थे, तो हमारा एक साथी बोला कि मेरा नाम है लक्ष्मी रतन पासी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, संगठन में जातियां नहीं है, ये सारा संगठन अपना है, तो यहां जाति की बताने की आवश्यकता नहीं, ये एलिफेंट की यहाँ की बात है। तो मैंने कहा यहाँ पासी भी है, यहाँ कोरी के हैं, यहाँ धानु भी है, यहाँ कठेरिया भी है, सब लोग हैं, यहाँ जाटव भी सब लोग हैं, लेकिन संगठन के बाहर जातियां हो सकती है, संगठन के अंदर जातियां नहीं। अगर जाति के आधार पर संगठन बनेगा तो चल नहीं पाएगा, और बड़ा विस्तृत नहीं होगा। अगर समाज की लड़ाई लड़ी जाति को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ नेता जिनको बेचैनी हुई कि समाज तो उधर की तरफ भाग रहा है, तो उन लोगों ने चलाना शुरू किया, देखो जिनको तो जाति से आपत्ति, मुझे क्यों जाति से आपत्ति होने लगी? बताओ। मैं कह रहा हूं, आज कह रहा हूं कि द ग्रेट कठेरिया धानुक समाज जिंदाबाद। मुझे क्यों आपत्ति होने लगी? द ग्रेट वाल्मीकि समाज, द ग्रेट पासी समाज, द ग्रेट कोरी समाज, द ग्रेट जाति समाज, सब जिंदाबाद। भाई मैं, आप समझो मेरी बात को, मैं आदमी दूसरे तरह का है, मैं ना पुराने लोगों की तरह सोचता हूं, ना पुराने की तरह काम करता हूं। आप समझो मेरी बात को, हम अलग तरह से काम करते हैं, हमें पता है कि हमें किस तरह से अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना। लेकिन अब सुबह शाम यही लगी रहती है कि साहब ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारे भ्रम जाल आपके ऊपर आने वाले कल में थोपे जाएंगे, आपकी गुमराह करने के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसे दलित समाज के भाइयों कहते हैं कि साहब देखो, जहां मुसलमान आरोपी होता है वहां तो नहीं जाते, और मैं कहता हूं जहां मुसलमान आरोपी है वहां जाने की जरूरत नहीं, सरकार उसका ऐसा इंतजाम कर देती है, ऐसा इंतजाम कर देती है कि उसकी पीढ़ियां भी जो है कमर सीधी करके खड़ी हो सकती है। आप देख लो क्या मैं जो आपसे गलत कह रहा हूं? भाई आप देखो ना, हर जिले में रोज 2-3 हत्या, 2-3 निकम्मी सरकार में होंगी, तो एक आदमी सब जगह तो नहीं जा सकता। जहां अगर मुसलमान ने कहीं अपराध कर दिया है किसी कमजोर पे, तो पहले तो उसको गोली लगनी पकड़ते ही, फिर उसके घर में बुलडोजर चल रहा है, फिर उसकी संपत्तियों की जांच हो रही है, एजेंडा सेट होता है क्योंकि वहां सही बैठता है। तो जहां इतना मार पड़ गई है और न्याय हो रहा है, तो वहां जाने की जरूरत क्या है? ऐसे तो आप समझो कि पूरे 75 जिलों में दिन में को मैं जो है हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहूंगा। आप समझो ये बातें कही जाती है समाज में जाके कि वहां तो नहीं जाते था, ये इसलिए कही जाती है क्योंकि उनको एक डर हो गया है। वो जो एक किस्सा सुनाया जाता ना कि झाड़ू वाला को, कि अगर हम बटे हुए हैं सीखों में तो हम कचरा बन जाएंगे, और हम इकट्ठे हो जाएंगे, बांध बंध जाएंगे, एकजुट हो, तो हम बहुत सारे कचरे को साफ कर देंगे, ताकतवर हो जाएंगे। वो इस बात को जानते हैं, और ये सबसे ज्यादा शुरू हुआ जब से 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में आपने इस पूरे देश को बताने का काम किया, अगर हमारे अधिकारों को छूने का प्रयास करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए पिछले दरवाजे से ये सरकार आरक्षण खत्म करो, SC/ST एक्ट खत्म करो, प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म करो, इन सब चीजों को पिछले दरवाजे से राजनीतिक षड्यंत्र कर करके अपने लोगों से चलवाती है, फिर कोर्ट में भिजवाती है, फिर कोर्ट से ऑर्डर करवा देती है। हम सब देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मैं आज आगरा की इस पवित्र धरती से, इस क्रांतिकारी धरती से कहना चाहता हूं कि हम चुप नहीं रहेंगे। आप मेरी बात को याद रखें। अभी 4 मेडिकल कॉलेज का इशू था, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा केंद्र सरकार द्वारा 70% आया और 30% राज्य सरकार ने लगा के 4 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाए। पहला काम बना सहारनपुर में, दूसरा काम बना कन्नौज में, तीसरा काम बना जालौन में, चौथा काम बना अंबेडकर नगर में। 4 मेडिकल कॉलेज बने। विशेषता क्या है? 90 मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट सरकारी 90 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में। इन 4 मेडिकल कॉलेज में विशेषता क्या है? देखो समझने की बात है, इन 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें SC/ST के बच्चों के लिए
आरक्षित है, क्योंकि 70% पैसा स्पेशल कंपोनेंट प्लान का आया है। ठीक है, जैसे मुस्लिम समाज के भी कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैन समाज के भी हैं, और समाजों के भी हैं, वो उनके पैसे से बना है, तो उनमें उनका प्रतिभा कमेटी, उनकी बोर्ड वोट सब उन्हीं का होता है। तो इन 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें रिजर्व है, और उन 70% रिजर्व सीटों में शेड्यूल कास्ट की हर जाति के बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए सीट मिलती है। ठीक है, ना किसी एक जाति के लिए है, ना किसी एक धर्म के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब क्या हुआ, पिछले साल एक लड़की चली गई कोर्ट में कि साहब देखो यहाँ 70% रिजर्वेशन है, इसलिए मुझे सीट नहीं मिल रही है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि मैं 70% रिजर्वेशन नहीं हो सकता, बिना जानकारी के, बिना किसी बात के स्टे लगा दिया। और इस बार मेडिकल कॉलेज के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे जिनको सीट चाहिए नहीं, जो पढ़ रहे हैं। एक बात इंपॉर्टेंट बात है, ये जाते हैं तो उनकी मदद करने के लिए, लेकिन देखो गजब की बात सुनो, एक डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बनाने के लिए, एडमिशन कराने के लिए करोड़ों रुपए की डोनेशन चाहिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए फीस लगती है। तो 200 डॉक्टर कम बनेंगे हमारे, अगर ये हमारी 70% सीटें 4 मेडिकल कॉलेज में चली गई। कितने डॉक्टर? 200। कितने डॉक्टर? 200 डॉक्टर कम। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो ठेकेदार बने हुए हमारे जाति के आधार पे, जो सरकार कहती है कि भाई हम दलितों के, पिछड़ों के हितैषी है, बताओ हमारे 200 डॉक्टर हमसे छीने जा रहे हैं, क्यों नहीं उनके मुंह से बात निकलती भाई? क्यों नहीं निकलती? 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे जो घोटाला हुआ, हमारे 20,000 टीचर जो बनते हैं SC ST OBC के, वो घोटाला आपने कर दिया। मैं ये बात समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि हम मिलकर भी 200 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जितने लोग हम यहाँ मौजूद हैं, अगर हम मिलकर एक एक पैसा जुटाए तो 200 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते भाई। लेकिन 200 करोड़ जो तो इकट्ठा करके 200 डॉक्टर बनाने का प्रयास हम करेंगे, वो ताकत हमसे छीन ली गई, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा के कि हिंदू हिंदू भाई भाई। हम तब तक भाई हैं जब तक हम आपकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, आपके साथ धर्म का नारा लगा रहे हैं, आपके कैसे मुसलमानों के सामने तन के खड़े हो गए, लाठी डंडे लेके खड़े हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों के हक अधिकार की बात आएगी तो मुसलमान नहीं आ रहा हमारे अक्षर आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने, SC ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने। SC ST एक्ट उस पर लगता है जो अपराध करता है, जो अपराध नहीं करता उस पर SC ST एक्ट नहीं लगता। और ताकतवर लोग SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर सकते हैं, कमजोर नहीं कर सकता है। हमारा तो 90% समाज कमजोर है। ठीक है, हम तो थाने में जाकर डरते हैं हमारे लोग, अब तो जाने लगे हैं। ये जब से भीम आर्मी के लोग काम करने लगे हैं, ये नवजागृति कथेरिया, धानुक समाज महासंघ के लोग काम करते, तब से थाने में जाकर आप काम करा के बात करने लगे। ऐसा तो क्यों है? FIR क्यों लिखे? वो कहता है कि नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे। कब लिख रहे हो? FIR लिखो, FIR लिखो, पता गिरफ्तारी कब करोगे वरना आंदोलन हो जाएगा। तो कहते हैं यार ये नीले पट्टे वाले हैं तो FIR लिखनी पड़ेगी। समझ रहे। लेकिन सोचो जब ये नहीं थे संगठन, तो जिन नेताओं को वोट कहते थे वो कहते हमारी सरकार नहीं। भाई सरकार नहीं आएगी तो क्या समाज को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं, सरकार नहीं है तो सड़कों पर लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे, और जिस दिन सरकार आएगी मैं गारंटी से कहता हूं थाने का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा मेरे लोगों, मेरी बात का। फिर तो इधर से एक फोन आया करेगा बूथ के वर्कर का कि साहब ऐसी वहां एक घटना हो गई है, या उनकी पेंशन नहीं बंधी, या उनका मकान गिर गया, तो ऐसी बोल गई, तो तत्काल वहां से फोन आया करेगा अनिकेत जी का कि सुनो, अगर शाम तक ये तैयार नहीं हुआ तो शाम के बाद बोरी बिस्तर बांध देना, किसी और जिले में कटेगी सुबह, सूरज कहीं और निकलेगा। तो फिर वो क्या करेंगे? वो करेंगे जो हाथरस के समय हमने देखा, जब हम हाथरस के परिवार से दूसरी बार मिलने के लिए गए तो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे थे, गंदगी पड़ी थी। रात को 1:30 बजे हिमांशु जी ने मुझे उठाया कि भाई साहब कुछ देखोगे उठ के? मैंने क्या कि वो सेक्रेटरी भी आ गया, ADM भी आ गया, SDM भी आ गया, प्रधान भी आ गया, और रात को सड़क बना रहे हैं। भाई साहब आओ दिखाता हूँ। मैं उठ कर गया 2:30 बजे, तो सड़क बन रही है।
ये हमने तब सुना था कि कभी मुख्यमंत्री आता है तो सड़क बना देते हैं रात की रात में, अधिकारी पूरी रात बेलचा लेके खड़े होते हैं उनके पास कि भाई बनाओ बनाओ, सुबह का दौरा है। ठीक है, तो हमने कहा भाई बात तो सही है, अगर सरकार अपने पे आ जाए तो फिर तो भाई हो सकता है। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो हमारे साथी स्कूल ठीक करो आंदोलन चला रहे हैं, 3 साल पहले अधिवेशन में मैंने भीमांगी के साथियों को कहा था कि आप 1 लाख पाठशाला देश के अंदर खोलो दिल्ली से, क्योंकि शिक्षा के हालात बहुत खराब। और आप जानते हैं ये तो बेचारे अब आंदोलन चला रहे हैं, मैं जब से मैं सांसद बना हूं लगातार कॉलेजों का दौरा करके, कॉलेजों में किस तरह के, स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है उनकी जांच करके, जो नहीं होती अपने आप से भी करता हूं और अधिकारियों को कह के वो करवाने की कोशिश करता हूं। और 6 महीने पहले से मैं सबसे कह रहा हूं कि कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करो और क्वालिटी एजुकेशन दो। हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जहां 6 सब्जेक्ट है और 2 टीचर हैं, बिल्डिंग का ये नहीं पता, कभी बच्चा किताब की तरफ देखता है कभी बिल्डिंग की तरफ देखता है कि कब बिल्डिंग ऊपर से गिर जाएगी, पसीने में लकबंद है, कमर पे बैग डाल के कई कई किलोमीटर जाके जो है स्कूल पहुंचने का काम कर रहा है, रास्ते खराब हैं, एक एक फीट गारा हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। बस मिड डे मील का खाना खिला के, वो भी पानी वाला खाना खिला के, और ये दिखाते हैं कीड़ों वाला खाना खिला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड पे पढ़ेगा, एक गवर्नमेंट बोर्ड में पढ़ेगा, वहां टीचर नहीं है। टीचर, आज मुझे 2 टीचर मिले, कह रहे हैं भैया ऐतमादपुर विधानसभा में कि शिक्षण कार्य को छोड़कर सारे कार्य करवाती है सरकार, हमसे बस शिक्षण कार्य नहीं करा, और हम नौकरी लगे महापुरुषों कल उतारना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमसे सारे काम करवाती, बस शिक्षण कार्य नहीं करवाती सर। तो भैया कोशिश करो कि राज्य में आ जाओ, हमें पढ़ाने का मौका दो, हम इन प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला सरकारी स्कूल से करके दिखाएंगे, क्योंकि हम इन्हीं से निकल के आए। इसलिए कह रहा हूं, जब तक शिक्षा नहीं लोगे, जब तक सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे, और जब मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, 100 आरोप लगेंगे, 100 तरह की बातें की जाएगी, लेकिन जब भी कोई बात हो धैर्य रख कर इंतजार करना। जब जब मेरी कलम उठेगी वो आपके पक्ष में उठेगी, कभी मेरी कलम आपके खिलाफ नहीं उठेगी, मेरी बात को आप याद रखें। दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है वो ये है, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप देखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, शरीर में बहुत बलवान हो सकते हैं, आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, आप पे बहुत जमीन हो सकती है, आप बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, अगर आप समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप बुरे वक्त में समाज का हाथ नहीं पकड़ते हैं, अगर आप समाज के दुख सुख में नहीं खड़े हैं, तो समाज के लिए आपका कोई योगदान नहीं है, तो समाज को आपकी कोई जरूरत नहीं। समाज के दिलों में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है। मेरा तजुर्बा है, बड़े से बड़ा पैसे वाला जाता है, 100 लोग नहीं इकट्ठे होते, गांव का काम करने वाला एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता जाता है, आसपास के 100 किलोमीटर के लोग आते हैं कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा था, समाज की सेवा करता था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर तो आपके हैं, अपने बच्चों के अंदर ये भाव जरूर डालना कि जिस समाज में पैदा हुए हो, अगर कभी उस समाज का हाथ पकड़ने का अवसर आए या उस समाज के अधिकारों में कभी हमला हो, तो अपनी कुर्सी की परवाह मत करना, अपने समाज के हितों की रक्षा करना, सच्चे बेटे बन के दिखाना, कपूत मत बन जाना, समाज से धोखा मत करना, समाज से गद्दारी मत करना, समाज को अकेला मत छोड़ना। ये समाज बहुत भरोसा करता है और हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है। कोई तो सवेरा आए कि इस बार समाज ना ठगा जाए, कोई तो सवेरा आए कि नेता समाज के लिए हो, समाज का यूज करने के लिए ना। नेता समाज को देना चाहता हो, सिर्फ समाज से जात के नाम पे लेना ना चाहता हो। एक दिन ऐसा आएगा, मेरा विश्वास आप याद रखना। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, आपके इस प्यारे संगठन के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और आप कह रहे थे कि भाई
हम खून देंगे, विश्वास करो। अब जो आने वाला समय है वो आपका, उसमें आपका खून बहाने के लिए लोहे का गुर्दा चाहिएगा, जो अभी मां की कोख से जन्म नहीं होता, क्योंकि अब अगर खून कोई बहाएगा तो वो चैन से नहीं बन पाएगा। याद रखना मेरी बात। मैं गया था बिहार, बेटी का नाम था ज्योति पासवान, उसकी रेप करके हुई थी हत्या। जिला है दरभंगा। जिस व्यक्ति ने की थी, ये मुझसे कहा गया अधिकारियों द्वारा कुछ कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, सांसद जी का खास है, उसको गिरफ्तार नहीं कोई कर पाएगा। हम धरना देके आईजी के दफ्तर में गए, पता करा लेना आप, दरभंगा जिला, मैंने इसलिए बता दिया आपको। बाढ़ आई हुई थी, खूब बात हुई, आंदोलन में फिर वार्ता हुई, तो मैंने कहा 20 दिन आपके 21वां मेरा, 19 दिन तक फोन नहीं करूंगा, 20वें दिन फोन करूंगा। और अगर 20वें दिन तक ही गिरफ्तार नहीं हुआ तो 21 दिन के बाद जो होगा उसको जिम्मेदार आप। 18वें दिन फोन आया मुझे आईजी का, गिरफ्तार कर लिया भैया। और उसके बाद गिरफ्तार नहीं किया भैया, जेल भेज दिया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक बार पैदा हुए एक बार बनेंगे। लोग याद रखेंगे कि हमारा नेता धोखेबाज था या हमारा असली था। अगर आप साथ दे दो, आप सबको कह रहा हूं, आप अगर साथ दे दो तो याद रखना 2027 में ऐसा इंकलाब पैदा होगा कि नोटों वाले हार जाएंगे और वोटों वाले जीत जाएंगे। मेरी बात करते हैं। और जो हमारे महापुरुष कहते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, और धन धरती राजपाट बट के रहेगा। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये होना ही है इस देश में। आज कह रहा हूं, मीडिया के बंधु भी रिकॉर्ड कर लेना, पता नहीं क्या क्या चलाओगे आप। बहुजन मीडिया के लोगों का तो धन्यवाद बहुत बहुत। पता नहीं कौन कौन सा स्टेटमेंट मेरा चलाओगे यहां का। याद रखना मेरी बात को, नोट कर लेना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भेड़ बकरी पालो, मगर गलतफहमी मत पालो। जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, छुआछूत रहेगा, आरक्षण रहेगा। पहले संवैधानिक मूल्यों को स्वीकार करो, जातिवाद छोड़ो, गैर बराबरी बंद करो, भाईचारा बनाओ, समता मूलक समाज बनाओ, जातीय बंधन तोड़ो, जाति विहीन समाज बनाओ। ये आरक्षण हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे उस दिन, मेरी बात को आप याद रखिए। अब तो हमारे लोग पढ़ने लगे हैं, बोलने लगे हैं, लिखने लगे हैं। मैं आज गारंटी से कहता हूं, आज 2026 चल रहा है, 2051 में एक ऐसा समय आएगा कि हमारी तीसरी पीढ़ी मैदान में होगी। तुम्हारी मेरिट को अगर फाड़ के, तुम्हारी मेरिट को, जिस छूटी तथाकथित मेरिट का आप जिक्र करते हो, इंटरव्यू में गला काटते हो, अंगूठा काटते हो हमारा, इंटरव्यू में पछड़ जाते हो आप हमसे, मेन एग्जाम में, रिटर्न में, इंटरव्यू में हमें 150, खुद को 225 को लेके, और जो एकलव्य का अंगूठा काटने की प्रक्रिया चल रही है, तुम्हारी तथाकथित मेरिट का भी स्वागत करेंगे और इस मेरिट को फाड़ के तुम्हें बताएंगे कि जिनको सदियों तक दबा के रखा गया वो कमजोर नहीं थे, उनके रास्ते आपने बंद किए थे। मेरे तो याद है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए 1911-12 का समय था, एक अधिवेशन था, उसमें यह माना गया कि अनुसूचित जाति अछूतों को भी विद्यालय में पढ़ने, सरकारी विद्यालय में पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। आप महसूस करके देखो, बाबा साहब तो के पिता तो सूबेदार थे, तब वो बाहर बैठ के पढ़ते थे। जिनके पिता सूबेदार नहीं थे, सागर के बाबा, मेरे बाबा जो खेतिहार मजदूर थे, वो कहां पढ़ते होंगे भाई। मेरे पिताजी 12वीं तक मुझे बताते थे, मेरे मित्र हो गए थे अंतिम समय में, वो 12वीं तक मेरे पिताजी कहते थे कि 12वीं में पहली बार मेरे पास पजामा आया चंद्रशेखर।
11वीं तक मैंने पट्टू के कच्चे से थोड़ा सा बड़ा कच्चा होता था, 11वीं तक उसमें पढ़ाई की है। और 12वीं के बाद जब मैं पढ़ने के लिए गया देहरादून तेरे ताऊ जी के पास, तब मेरे पास पहली बार पजामा आया, पैंट भी नहीं। मेरी कैसी कैसी लेनी सेम मुकाबला करो, लाइटिंग की तरफ चाणक्य के रिश्तेदारों, मुकाबला करो, समय आने वाला है, चिंता मत करो। और राजनीति में भी पछाड़ेंगे, एजुकेशन में भी पछाड़ेंगे, नौकरी में पछाड़ेंगे, लेकिन जैसा बाबा साहब ने कहा था, हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, इस देश की मिट्टी के कण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, झुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। भारतीय संविधान जिंदाबाद, कमजोर किसान मजदूर जिंदाबाद, नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ जिंदाबाद, और मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी सब जिंदाबाद। धन्यवाद।